हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टाइमलेस एजुकेशन। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है, जो रेलवे में वैकेंसी आई है जेई की, उनका सिलेबस। तो दोस्तों आज हम मैकेनिकल के सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बेसिक जानेंगे कि टॉपिक्स बेसिकली हैं क्या और हमें कहाँ से स्टडी करनी है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और पूरी वीडियो को देखिए क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो है उसमें हम सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो बेसिक है, जो टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप देख सकते हैं रेलवे ने कुछ टॉपिक्स दिए हैं। इन टॉपिक में सबसे पहले जो टॉपिक्स है वो रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेज है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज का, जैसे कि आप जानते हैं कि फोर्सेज को जब हम बांट देते हैं, फोर्सेज को हम एक दूसरे से अलग करते हैं, फोर्सेज को टुकड़े करते हैं। जैसे कि दो फोर्सेज है, मान लीजिए दो फोर्सेज है, एक 40 न्यूटन का है और 60 न्यूटन का है। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो 60 के पास होगा, क्योंकि रिजल्टेंट की खासियत होती है वो उसी के पास ज़्यादा होता है जिसकी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 40 और 40 न्यूटन के दो फोर्सेज हैं, इक्वल फोर्सेज हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल और बिल्कुल उनके बीच में होगा, जो इक्वल डिवाइड करेगा उन्हें। इस तरीके से इसकी और भी कई सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर फोर्सेज मान लीजिए एकदम अपोजिट है तो उनके बीच में 180 डिग्री होगा। अगर फोर्सेस और भी डिफरेंट डायरेक्शंस में लगे हुए हैं तो उनका अलग अलग तरीके से हम फोर्सेस को निकालते हैं। और सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा इक्विलिब्रियम एंड इक्विवेलेंट। तो इस टॉपिक के बारे में दोस्तों, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि साम्यावस्था, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पर सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है और बॉल पे कई सारे फोर्सेस आपने लगाए और बॉल तब भी स्थिर है, मतलब स्टेशनरी है। इसका मतलब क्या है? बॉल्स पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बॉल को जो फोर्सेस हैं एक दूसरे में आपस में इस तरीके से डेवलप हुए कि उनने आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब कि सबको बैलेंसिंग हो गई, टोटल बैलेंसिंग हो गई। तो वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन जनरेट होगी और इसी के कारण वहाँ पर क्या होगा, एक इक्विवेलेंट फंक्शन जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा, कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम और भी कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम हो गया, और बहुत डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं जिनका हम क्या कहते हैं नॉर्मल जीवन में भी यूज़ करते हैं और भी कई जगह यूज़ करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए पारेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे पारेललोग्राम मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का भी लॉ होता है, ट्रायंगल का भी लॉ होता है। इसका मोस्टली कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, इसमें बस यही होता है कि अगर कोई फोर्सेज होते हैं उन्हें हम इनकी साइड से ट्रायंगल की, मतलब ट्रायंगल और पारेललोग्राम की साइड से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकी एक जो साइड होगी वो क्या करेगी, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब इनके थ्रू हम इनका परिणाम भी निकाल सकते हैं। ये लॉ जो है इसमें फोर फोर्सेज और इसमें थ्री फोर्सेज, इनके बारे में काफ़ी मतलब मोस्टली डिस्कस किया जाता है। तो ये जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको पूरा ट्रायंगल के सहित और पारेललोग्राम से दर्शाएंगे। और अगला है जो डॉक्टर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज का मतलब कि सबसे पहले बेसिक आपको ये बताना चाहिए पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन एक ऐसा स्पेस है जो कि क्लोज्ड होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, थ्री साइड से मिलकर बना है। ऐसे करके रेगुलर हेक्सागन होता है और भी जैसे कि डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्टागन होता है जिसमें 8 साइड्स होती है, ठीक है। तो पॉलीगन में एक बेसिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। तो पॉलीगन में अगर आपको इंटरनल एरिया निकालना है तो उसके लिए n-2 × 180 फॉर्मूला को यूज़ करिए। ये हर पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। और जैसे कि अगर उसका डायगोनल निकालना है तो n-3/2 का यूज़ कीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन, फॉर्मूले से क्वेश्चन ज़्यादा होता है पॉलीगन्स के अंदर। और जैसे कि आपका आया कपल। कपल क्या होता है, जब टू इक्वल और अपोजिट फोर्स आपस में लगते हैं तो उसका काम क्या होता है, एक दूसरे को रोटेट कराना। तो रोटेट कराने के लिए कपल का यूज़ करा जाता है मोस्टली। मूवमेंट ऑफ द कपल, मूवमेंट क्या होता है, जब क्या कहते हैं कपल क्या होता है, मूवमेंट जब कोई फिक्स पॉइंट के थ्रू, मान लीजिए कोई पॉइंट है उसे r दूरी पर कोई फोर्स लग रहा है, तो जो उनका मूवमेंट होगा, उनका मूवमेंट क्या होगा, F×r, ठीक है। और मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो फोर्सेस इनका मतलब डिस्टेंस इनटू फोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मूवमेंट होता है। और आपका है जैसे कि कंडीशन ऑफ और इक्विवेलेंट फॉर द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। रिजिड बॉडी मतलब वो बॉडी होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। वैसे तो ऐसी कोई बॉडी होती नहीं जिसे मतलब जिसे परफेक्टली रिजिड कहें, लेकिन फिर भी हम मोस्टली एजम्पशंस पे चलते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी सारे एजम्पशंस हैं जिसमें रिजिड बॉडी क्या होता है कि वो बॉडी जिसपे कोई फोर्स जो है उसे डिफॉर्म ना करे, वो मतलब वो डिफॉर्म ना हो, सीधी बात सुनिए। और सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ कोप्लेनर। देखिए इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कोप्लेनर का मतलब क्या होता है। क्लोप्लेनर का मोस्टली मतलब ये है कि जो फोर्सेज होते हैं एक प्लेन में लगते हैं, वो क्लोप्लेनर। तो फिर नॉन क्लोप्लेनर क्या होगा, जो फोर्सेज डिफरेंट प्लेन्स में लगते हैं।
उसके बाद जो है नॉन कोकरेंट, वो फोर्सेज जो कि क्या कहते हैं एक पॉइंट पे नहीं लगते हैं, और कॉन्करेंट मतलब जो फोर्सेज एक पॉइंट पे लगते हैं। तो इनके बीच भी काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स उठते हैं, और डायरेक्ट इसमें लामी थ्योरम वगैरह लाके हम इनका यूज़ करते हैं। डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? वो फ्रिक्शन जब बॉडी क्या होती है स्टैटिक कंडीशन में होती है, तो उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो थोड़ा सा अगर हम उस बॉडी को मूवमेंट कराने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वो कंडीशन आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, जिस फ्रिक्शन को भी कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है, क्योंकि वो बॉडी उसे रेजिस्ट करना चाहती है लेकिन फिर भी वो फ्रिक्शन वर्क करता है। इसी तरीके से क्या है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है? मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या अंतर है? डायनामिक मतलब देखा नाम से ही क्लियर है, डायनामिक मतलब जो की गति, यानी जिसमें क्या होता है मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट के कारण जो फ्रिक्शन लगता है उसे कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। इसी तरीके से क्या है डेरिवेटिंग ऑफ लिमिटेड एंगल ऑफ द फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ द रिपोज। देखिए एंगल ऑफ द फ्रिक्शन क्या होता है? जिस एंगल पर, जैसे कि मान ली कोई इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन क्या होगा? इंक्लाइन प्लेन किसी एंगल पर झुका हुआ होगा, ठीक है। तो उस प्लेन के कारण क्या होगा? बॉडी पर अलग अलग उसके रेजोल्यूशन करेंगे फोर्सेस के, जैसे कि इसका जो वेट होगा बिल्कुल नीचे को कर देंगे, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे की ओर mg, ठीक है। फोर्स जो होगा जैसे भी एक्ट कर रहा है, मान लीजिए किसी भी एंगल पर फोर्स एक्ट करता है, उसको हम उसके कंपोनेंट प्लस उसके जस्ट जिस डायरेक्शन में कर रहा है उसके अपोजिट क्या लगाएंगे? हम उसके मेन अपोजिट लगाएंगे फ्रिक्शन फोर्स, उसका हम क्या करेंगे? कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स को बिल्कुल डायरेक्शन में नीचे करके उस प्लेन के रख के इस तरीके से करके क्या करेंगे? हम फोर्सों को बैलेंसिंग में करेंगे। बैलेंस करने के बाद उससे हमारी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल मिलेगा, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस में डिटेल करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी इसी मैकेनिक्स के टॉपिक पे बनेगी, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस कंसिडरिंग फ्रिक्शन विद द बॉडी मूवमेंट द हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन, ये मैंने पढ़ा दिया। उसके कैलकुलेशन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक अगर आपका डिस्क है, तो डिस्क के लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो I बराबर हाफ mr² होता है, I बराबर हाफ mr²। इस तरीके से जैसे कि अगर आप एक रॉड ले लें, जो कि रॉड एकदम मतलब जिसका d डायमीटर है, तो उसके लिए मोस्टली जो होगा वो 1/, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 1/12 mr² होगा, नहीं ml²/12। इस तरीके से डिफरेंट बॉडी होती है, उनका डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और इसी तरीके से आपको ये टोटल 5-6 हैं जो आपके पेपर में मोस्टली पूछे जा सकते हैं। रिस्क हो गया, डिम आपका जैसे डिस्क हो गया, रिम हो गया, आपका सर्कुलर हो गया। सर्कुलर का क्या होता है? पाई/64 d⁴। इसी तरीके से आपका क्या कहते हैं, अगर रेक्टेंगुलर बीम है तो उसका भी होता है जैसे BD⁴/12, ठीक है। तो आपको ये काफ़ी सारे 4, 5, 7, 8 हैं जो आपको याद रखने हैं, और इनके बारे में मैं आपको वीडियो में बाकी प्रोवाइड करूँगा। उसके साथ ही अगर जो हमारा आगे का टॉपिक है दोस्तों वो है आई सेक्शन। तो आई सेक्शन क्या है? ये आई सेक्शन आपने देखा ही होगा, जैसे कि जो अपने रेल की पटरी अगर देखी होगी तो अपने देखना उसकी साइड से जो सेक्शन होता है वो आई टाइप का सेक्शन होता है। वो आई सेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? आई सेक्शन यूज़ करने का मेन कारण क्या है? हम वही चीज़ यूज़ करेंगे जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सेक्शन आई और एच होते हैं। आई सेक्शन और एच सेक्शन हर जगह आप देखेंगे, अपनी अपनी अगर घर में बीम भी डलवाई होगी तो बीम भी आई सेक्शन की पड़ती है। आप कभी नोट करना, साइड से देखना तो आई बना हुआ होगा। तो उसका मेन कारण यही है, ये आई सेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, ठीक है। इस तरीके से टी सेक्शन भी होता है, एल सेक्शन भी होता है, जेड सेक्शन भी होता है। बिल्टअप सेक्शन क्या होता है कि अगर हम अपने अकॉर्डिंग कोई सेक्शन को ड्राइव करते हैं तो उसे कहते हैं बिल्टअप सेक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप सबको जैसे कि पता होगा, जैसे फर्स्ट लॉ जो होता है इनर्शिया को डिनोट करता है, सेकंड लॉ जो होता है वो फोर्स को डिनोट करता है, और थर्ड लॉ जो होता है वो क्या डिनोट करता है कि कितना है हमारा मूवमेंट, यानी कितना हमारा मतलब क्रिया है और कितनी प्रतिक्रिया, यानी जितना हम बल लगा रहे हैं उसके विपरीत हमें कितना बल मिल रहा है, यानी एक दूसरे को रजिस्ट करना। मतलब जैसे कि कोई न्यूटन, जैसे आपने बॉल दीवार पे मारी तो उसके अपोजिट आपको कितना फोर्स बैक में लगा, तो ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं, वो यूजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। वो यूजेस पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे एक बता देता हूँ आपको, जैसे रॉकेट का क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। इसी तरीके से आपका जो आपने सुना होगा बाइक में जो आपके क्या नाम है, बाइक में जो आपके सस्पेंशन है वो होता है, ये कैसे वर्क करता है? ये सेकंड लॉ पे वर्क करता है। इसी तरीके से आपको और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो इन लॉ से हम ड्राइव करते हैं। अगला है जैसे कि मोशन ऑफ द पार्टिकल। मोशन ऑफ द पार्टिकल में क्या है? मोशन ऑफ द पार्टिकल, जैसे कि आपने किसी पार्टिकल को हवा में फेंका तो उसमें क्या होता है? डिफरेंट मोशंस मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको उसको ज़्यादा हाइट पे फेंकना है, मतलब मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है, तो उसके लिए आपको 45 डिग्री एंगल लेना होगा, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट या हाई तुम्हें रेंज चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उस पार्टिकल को 45 डिग्री के ऊपर फेंकते हैं। इसी तरीके से डी एलम्बर्ट, अगला देखिए डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल।
डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या होता है, जो ये भी देखिए फोर्स बैलेंसिंग का ही है, फोर्स बैलेंसिंग का ही है, और ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, उसके बारे में अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले देखिए डेफिनेशन लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको मोस्टली ये बात पता होनी चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपने फर्स्ट लॉ तो सुना ही होगा कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, पर एनर्जी क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे ऊपर से बॉडी से ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट फेंका नीचे, तो उसका क्या हुआ, ऊपर उसके पास क्या थी, ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो नीचे आते 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 वो मैक्सिमम हुई, यानी उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करते करते फिर जीरो हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे हाइट जीरो हुई वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, उसकी जो वेलोसिटी की इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। तो मतलब क्या है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से चेंज हो रही है, मतलब सिर्फ कंजर्व हो रही है, मतलब वो खत्म नहीं हो रही है, मतलब एनर्जी चेंज हो रही है। इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम सेम यही है, इस पर आप जानते होंगे रॉकेट वर्क करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो रेलवे ने सिलेबस दिया है, इसमें ये सारे टॉपिक्स इतने हैं जो कि ईजिली हैं, बहुत ईजिली आप इन सबको कवर कर सकते हैं। और मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में आपको कई सारी वीडियोस दूंगा, जिसमें आपको इस सारे के बारे में डिटेल से मिलेगा, और सारे के बारे में न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कराऊंगा एक एक टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों ये था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक। अब हम देखते हैं कि आगे मटेरियल साइंस के बारे में क्या है। इन टॉपिक पे आते हैं जो है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस बेसिक की होती क्या है, देखिए मटेरियल साइंस में क्या है, देखिए हमें जिस हिसाब से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, हम उस हिसाब से मटेरियल को अपने मशीन्स के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू अपने लिए बनाते हैं। तो मटेरियल साइंस में हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर हमें कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए होगा, जैसे कि जहाँ बारिश होती है कुछ अदर होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रोमियम युक्त क्रोमियम से रिलेटेड मटेरियल लेते हैं, क्योंकि इसमें जंग कम लगती है। ठीक है, इसी तरीके से हमें अगर कोई मटेरियल की प्रॉपर्टीज बढ़ानी हो, जैसे कि मान लीजिए कि आयरन की हमें प्रॉपर्टी इंक्रीज करनी है, तो उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स मिलाते हैं, जैसे कि अगर वैनेडियम मिला रहे हैं, क्रोमियम मिला रहे हैं, या अदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनके बारे में मिलाते हैं। तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आप सब लोग जानते ही होंगे कि तनाव बल जिसे कहते हैं, एक दूसरे को खींचना, सीधे सीधे डायरेक्ट में कह सकते हैं कि अगर एक दूसरे को खींचें। ठीक है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, अगर हम एक दूसरे को दबाएं, मतलब जैसे कि कोई बॉडी है, उस पर दोनों जो बॉल है एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में एक दूसरे को दबा रहे हैं, मतलब उस बॉडी को दबा रहे हैं, तो उसे कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। डक्टिलिटी क्या होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई जो अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल है, उसे क्या कर सकते हैं हम, गोल्ड को आप क्या कहते हैं, वायर के रूप में बहुत पतले से पतला वायर बना सकते हैं खींच के। तो ये चीज़ जो प्रॉपर्टी कहलाती है उसकी डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, ऐसी मलाइबिलिटी क्या होती है, मलाइबिलिटी का मोस्टली एक प्रॉपर्टी, जैसे कोई आप शीट, मोटी शीट है, आपने देखा होगा लोहार में, लोहार शॉप वगैरह में वो लोग क्या करते हैं, वो शीट को पीट पीट के पतला कर देते हैं। पतला करने से क्या होता है, उसको शीट जो होती है डिफरेंट अलग जो उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उतना पतला कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है मोटी शीट को पतली शीट में परिवर्तित कर देना, ये क्या कहलाती है, मलाइबिलिटी। इसी तरीके से हार्डनेस क्या होता है, जैसे कि कोई मटेरियल बहुत हार्ड है, मान लीजिए हार्ड क्या मतलब हार्ड है, तो उस पर क्या होगा, उस पर आप स्क्रैच नहीं लगा सकते। हार्डनेस का मतलब क्या है, जो बहुत हार्ड होता है उस पर स्क्रैच लगाना काफ़ी ज़्यादा, यानी स्क्रैच रेजिस्टेंस। सीधे सीधे अगर मैं तौर से कहूँ तो हार्डनेस का मतलब होता है स्क्रैच रेजिस्टेंस। इसी तरीके से है टफनेस। टफनेस क्या होता है, टफनेस मतलब कोई बंदी कोई टफ है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कहते हैं जो जैसे कि कास्ट आयरन हो गया, या ये सब होते हैं काफ़ी टफ मटेरियल्स होते हैं, इसीलिए इनका यूज़ क्या करा जाता है, मोस्टली जो कास्ट आयरन का यूज़ होता है जो मशीन्स होती हैं इनका बेस बनाने में करते हैं। इसी तरीके से जैसे ब्रिटलनेस क्या होती है, जितना जैसे कास्ट आयरन काफ़ी ब्रिटल भी होता है, क्योंकि जो मतलब कह दूँ जो भी मटेरियल क्या कहते हैं ब्रिटल होगा, वो मोस्टली उसके अंदर टफनेस ज़्यादा होगी, और जो डक्टाइल होगा उसके अंदर टफनेस कम होगी। ठीक है, तो ब्रिटलनेस क्या होता है, कोई भी मटेरियल का आसानी से टूट जाना, वो ज़्यादा ब्रिटल होता है। इसी तरीके से आगे है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट मतलब देखिए नाम से ही क्लियर है, इम्पैक्ट जब हम किसी चीज़ से ऊपर से प्रहार करते हैं, यानी जैसे हथौड़े से किसी चीज़ पे प्रहार कर रहे हैं, या कोई ऊपर बड़ा सा हैमर है वो नीचे गिरता है किसी मटेरियल पे, तो उसके कारण जो मटेरियल होता है वो कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से होता है फटीग। फटीग क्या होता है, ये फटीग जो होता है वो रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कारण जनरेट होता है। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि लगातार कोई भी मटेरियल है, जैसे कोई मशीन है, वो लगातार साइक्लिक लोडिंग लग रहा है उस पर, मान लो लगातार फोर्स आ रहा है, लो फोर्स चल रही है, फोर्स के कारण से वाइब्रेशन हो रहा है, फिर वो बंद कर देना मशीन, फिर वाइब्रेशन, उससे क्या होता है मटेरियल की जो लाइफ होती है वो एकदम इंक्रीज से डिक्रीज होने लगती है। तो धीरे जैसे जैसे मटेरियल की लाइफ डिक्रीज होने लगती है तो उसे हमें बचाना होता है। तो मटेरियल साइंस मोस्टली है ही है कि हम किस तरीके से मटेरियल को सेव करें और किस तरीके से उसकी लाइफ को इंक्रीज करें। तो फटीग को हम हटाने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोसेस होती है जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, शॉर्ट पीनिंग। तो शॉर्ट पीनिंग प्रोसेस में होता क्या है, शॉर्ट पीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं उनको क्या करते हैं मटेरियल के ऊपर रखते हैं और उन्हें कंप्रेस करते हैं।
उन छोटी छोटी बॉल्स को कंप्रेस करने से क्या होता है, मटेरियल जो होता है वो कंप्रेस, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगती है, और जो मटेरियल में की प्रॉपर्टीज से क्या होता है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसे डिटेल में हम देखेंगे शॉर्ट पिनिंग को कि ये कैसी होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो अगला है वो है क्रीप रेजिस्टेंस। क्रीप रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, नाम से क्लियर है, क्रीप और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है, मोस्टली अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिए, क्रीप रेजिस्टेंस होती है टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है कि क्रीप के लिए टेम्परेचर कम या ज़्यादा, क्रीप के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। अब पता तो क्रीप होती क्या है, आपने आटा चक्की देखी होगी, यहाँ पे आटा पिसता है, वहाँ पे जो बेल्ट लगी होती है वो क्या होता है, धीरे धीरे आप देखना जो बेल्ट होती है वो चलते 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 ढीली हो जाती है। इसका कारण क्या है, वहाँ पे जब बेल्ट में हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, मतलब घूमते घूमते, तो उससे क्या होता है, बेल्ट में डिफॉर्मेशन आ जाता है, और यही डिफॉर्मेशन के कारण क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि बेल्ट जो होती है वो टूट जाती है। तो दोस्तों ये है हमारा क्रीप रेजिस्टेंस, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो स्टील का है। तो हम स्टील के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो स्टील बेसिकली होती क्या है, स्टील में आप ये समझ लीजिए कि अगर लो कार्बन स्टील है या लो कार्बन स्टील है या माइल्ड स्टील, दोनों एक ही चीज़ है, तो उसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.3% तक ही होती है, उससे कम ही होती है। हाई कार्बन स्टील में जो होती है वो 0.7% से ऊपर होती है। तो ये बात ध्यान रखना, जितना कार्बन बढ़ेगा उतनी जो मटेरियल है उसकी डक्टिलिटी जो होगी वो कम होती चली जाएगी। इसी तरीके से और भी चीज़ें होती है, जैसे कि मटेरियल में क्या होता है, क्यूरी पॉइंट होता है। क्यूरी पॉइंट क्या होता है, 768 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें क्या होता है कि देयर इज नो चेंज इन फेस, ओनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसअपियरिंग। मतलब कोई भी फेस चेंज नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो भी मटेरियल की होती है वो खत्म हो जाती है। तो और दोस्तों, और इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि अलॉय स्टील क्या होती है। अलॉय स्टील बेसिकली है कुछ नहीं, अलॉय स्टील में क्या होता है कि अगर हम स्टील के अंदर डिफरेंट टाइप के अलॉयज को मिला दें, जैसे कि अगर मान लीजिए स्टील में हमने क्रोमियम मिलाया, तो क्रोमियम मिलाने से होगा क्या, क्रोमियम मिलाने से जो उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और उससे क्या होगा, स्टील की जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए स्टील में हम और ज़्यादा कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वो स्टील जो होगी कास्ट आयरन में चेंज हो जाएगी। और आपको कुछ एलॉयज के बारे में बताता हूँ, बेसिक एलॉय जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका हो गया हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील में होता क्या है, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम और कोबाल्ट, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट होते हैं जो 18:4:1 के एस्पेक्ट में जो इसके अंदर होते हैं। तो कोबाल्ट की वैल्यू बहुत कम होती है। इसी तरीके से जैसे टूल स्टील होती है, टूल स्टील का काम क्या होता है, डाई वगैरह बनाने में, बॉल बेयरिंग बनाने में। सिलिकॉन स्टील होती है ट्रांसफार्मर की लैमिनेशन बनाने में। और एक ब्रास और ब्रोंज, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके यहाँ पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। और एक होता है स्प्रिंग स्टील। स्प्रिंग स्टील क्या होता है, नो स्पार्किंग कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी स्टील जिसमें किसी भी तरीके की स्पार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं हम दोस्तों, क्या नाम है, इंपॉर्टेंट ऑफ द हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट ऐसा बेसिकली है क्या, हीट ट्रीटमेंट का मतलब देखिए, इस मेन मटेरियल साइंस का मतलब ही ये है कि हम कैसे करके मटेरियल की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करें। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब क्या होता है, एनीलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। और ये क्वांचिंग मीडियम में फर्नेस के अंदर एनीलिंग के मतलब भट्टी के अंदर किसी मटेरियल को गर्म करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसी के अंदर उसे हम धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। तो उससे क्या होता है, इससे मटेरियल की डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इससे स्ट्रेस उसकी रिलाइविंग हो जाती है, और वो मटेरियल होमोजीनियस हो जाता है, ठीक है। और सेकंड है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का क्या मतलब है, इसमें सबसे पहले याद रखिए कौन से मीडियम में की जाती है। एनीलिंग करी जाती है, आपने ध्यान न दिया होगा कि वो भट्टी में, लेकिन नॉर्मलाइजिंग करी जाती है वो एयर में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जानने वाली चीज़ है, एनीलिंग भट्टी में, एनीलिंग फर्नेस में, और नॉर्मलाइजिंग एयर में। और इसका मेन, नॉर्मलाइजिंग में मेन क्या है, नॉर्मलाइजेशन से जितना अच्छा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उतना एनीलिंग से नहीं होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, इसे बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। और नॉर्मलाइजिंग होती है वो थोड़ी फास्ट होती है एनीलिंग की अकॉर्डिंग, और कॉस्टली भी कम होती है। इसी तरीके से हार्डनिंग, तो मतलब हार्डनिंग का मतलब क्या है, मतलब हार्डनिंग मेन चीज़ क्या है, हार्डनिंग में क्या करते हैं, मटेरियल के अंदर मर्टेन साइड को हम क्या करते हैं, मटेरियल के अंदर मर्टेन साइड का हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करना हार्डनिंग कहलाता है। इसी तरीके से क्वांचिंग मीडियम क्या होता है, इसमें वाटर भी यूज़ करते हैं, सॉल्ट बाथ भी यूज़ करते हैं, और ऑयल बाथ भी यूज़ करते हैं। इस तरीके से मेन मतलब हार्डनिंग का मतलब मर्टेन साइड। मर्टेन साइड सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है आयरन की, आप ये चीज़ समझ के बैठिए। आयरन की सबसे हार्डेस्ट फॉर्म कौन सी है, मर्टेन साइड। और भी होती है जैसे कि सीमेंटाइट भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड में आती है। तो ओनली इस, और इसका एक मेन हार्डनिंग का ये भी है कि इसमें केवल और केवल कार्बन स्टील कैन बी हार्डन, मतलब केवल और केवल मीडियम कार्बन स्टील का हम हार्डन कर सकते हैं और किसी का नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगला है, देखिए अगला है इसमें क्या है, अगली है टेम्परिंग। टेम्परिंग का क्या काम होता है, टेम्परिंग और हार्डनिंग
मतलब दोनों ही साथ में चलने वाली प्रोसेस है। आपने चीजल का नाम सुना होगा, जो चीजल होती हैं। चीजल में क्या होता है, चीजल भी हम हार्डनिंग और टेम्परिंग से ही बनाते हैं। तो आपने देखा लोहार होता है, जिनके बाद जो चीजल होती थी, तो छेनी कहते हैं हिंदी में, तो उसका यूज क्या करते हैं, हार्डनिंग और टेम्परिंग से बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बिल्कुल लाल गर्म कर लेते हैं उसे छेनी को, उसके बाद क्या करते हैं, बिल्कुल लोहे से पीटते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो होती हैं, इसका मेन काम होता है मर्टेनसाइट को डेवलप करना। जैसे जैसे मर्टेनसाइट मटेरियल के अंदर बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा कि मटेरियल हार्ड होगा। तो ये बेसिक था इसके बारे में। अगला है कार्बोराइजिंग, नाइट्राइजिंग और साइनाइडिंग। ये तीनों ही केस हार्डनिंग प्रोसेस है। केस हार्डनिंग और हीट ट्रीटमेंट में ये इन तीनों प्रोसेस में सबसे बड़ा अंतर, आप बहुत समझ के चलिए कि केस हार्डनिंग और इसमें बेसिक अंतर क्या है। केस हार्डनिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या कहते हैं, जो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ सतह को हार्ड करने के लिए ना, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोसेस इंक्रीजिंग ओनली सरफेस हार्डनेस। जो आपकी कार्बोराइजिंग और ये तीनों प्रोसेस लास्ट की तीन है, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग, ये तीनों प्रोसेस ये केवल केवल सतह यानी सरफेस को हार्ड करने के लिए होती है। बाकी ये प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस सारी की सारी आपकी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए की जाती हैं। तो ये दोस्तों मटेरियल साइंस के बारे में बेसिक आपने काफ़ी कुछ जान लिया, और अब डिटेल में इसके बारे में अभी बहुत कुछ बचा है, उसको हम डिटेल में अपने आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा इससे रिलेटेड सब्जेक्ट वाला होगा, उसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम आते हैं अपने नंबर 3 पे, जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये भी एक मटेरियल साइंस से रिलेटेड है, लेकिन ये इसके बाद की प्रोसेस है। पहले हम मटेरियल को बनाते हैं, उसके बाद हम मशीन्स में लगाते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद में आता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में है क्या, बेसिकली आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जब फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं तो वो जनरेट होता है। और स्ट्रेस जो होता है एक टेंसर क्वांटिटी है। ये मोस्टली याद रखने की, स्ट्रेस क्या है, टेंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इससे आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन मतलब विकृति, विकृति मतलब क्या होता है, जैसे कि लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई। मतलब कोई भी बॉडी है, उसे हमने खींचा तो डेल्टा एल लेंथ उसकी चेंज हुई, तो उसकी लेंथ जो चेंज हुई उसका रेशियो बटे जो उसकी मतलब ओरिजिनल लेंथ है उसके रेशियो को कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है। और स्ट्रेन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेन जो होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। मतलब ये जो स्ट्रेन है इसमें बिल्कुल भी कोई यूनिट नहीं होती। शेयर स्ट्रेन डायग्राम देखिए, ये काफ़ी सारे अलग अलग डायग्राम्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल के लिए शेयर स्ट्रेन डायग्राम अलग अलग होते हैं, ये हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप बेसिक इस तरीके से भी जान सकते हैं। मान लीजिए जैसे रेलवे का इंजन है, ठीक है। रेलवे का इंजन क्या होता है, रेलवे के इंजन का मान लीजिए 500 लोगों के लिए उसकी जो कैपेसिटी है 500 लोगों की है। ठीक है। तो 500 लोगों की कैपेसिटी, तो रेलवे इंजन जो डिज़ाइन किया जाता है वो कम से कम 500 के हिसाब से किया जाता है। मतलब 500 कह रहा हूँ कि 5000 के हिसाब से, और उसमें कैपेसिटी रखते हैं 500। इससे क्या होता है कि वो 5000 तक भी, अगर उसमें 500 से 1000 भी बंदे उसके ऊपर बैठते हैं तो उससे क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डिज़ाइन कहाँ तक किया गया है, 5000 तक। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि 5000 जो उसका है वो टोटल लोड है, और 500 जो अगर उसमें बैठे हैं तो उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, 5000/500, मतलब उसकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 10। तो बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल था, लोग कंफ्यूज होते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी जानने में, तो मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया। ठीक है। और थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस मतलब जब आप जानते हैं कोई चीज़ गर्म करते हैं तो उससे डिफरेंट डिफरेंट थर्मल स्ट्रेस जनरेट होती है। कोई किसी में लंबी कोई मतलब मटेरियल लंबा हो जाता है, कोई छोटा। स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं स्ट्रेन के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसे कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है। और प्रूफ रेलिजन कहता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो जनरेट होती है उसे कहते हैं प्रूफ रेलिजन। मॉडुलस मतलब कि जो एनर्जी उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जनरेट होती है। देखिए एक बात आपको बता देता हूँ, जब भी मॉडुलस की बात होगी, मॉडुलस का मतलब होता है कि जो पर यूनिट वॉल्यूम में काम हो रहा है, मतलब कि उसके कुछ वॉल्यूम में काम हो रहा है, एक वॉल्यूम में। ये बात हमेशा जानने की। इस तरीके से कि शेयर फोर्स के बारे में तो आपको बेसिकली पता ही होगा, दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स है जो एक दूसरे के ट्रांसअप डायरेक्शन में लगता है। ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट, अलग अलग मटेरियल के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग अलग होते हैं, हम लोग ध्यान रखना। कैंटिलीवर बीम के बारे में जानते हैं, इसका वन एंड फिक्स होता है। एक बीम मान लीजिए, ये देखिए ये वाला दिख रहा है, ये वाला ये बीम है, और ये इसका जो एंड है ये वाली लाइन। ठीक है। तो ये कैंटिलीवर बीम की तरह वर्क करेगा। उसका सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, इसके बारे में लोगों को बहुत बेसिक एक चीज़ नहीं पता कि सिंपली सपोर्टेड बीम होती क्या है। ये बात ध्यान रखना, सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम होती है जिसमें क्या होता है, एक एंड हिंज होता है, तो एक एंड क्या होता है, एक रोलर सपोर्ट पे होता है। ये ध्यान रखना है कि एक अगर हैंड हिंज है तो एक दूसरा क्या होगा, रोलर सपोर्ट पे होगा। कंटिन्यूस बीम, जो बीम का मतलब मान लीजिए बैम्बू की बीम क्या होती है, बेसिकली बीम होती है एक तरफ से सपोर्ट पे है, दूसरी तरफ से भी सपोर्ट पे है, दोनों बीम एक दूसरे से फिक्स है। लेकिन कंटिन्यूस बीम क्या होती है, वो लगातार एक बीम पे सपोर्ट पे फिक्स होने के बाद फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, मतलब बहुत लंबी बीम होती है, समझ लीजिए। ठीक है। इस तरीके फिक्स बीम तो आप समझते ही होंगे, फिक्स होगी बीम। टॉर्जनल इज द शाफ्ट एंड स्प्रिंग। टॉर्जन एक मतलब फॉर्मूला इसका काफी इंपॉर्टेंट, T/J = G θ/L = τ/R। ये फॉर्मूले मतलब अगर समझ लीजिए टॉर्जन में ये फॉर्मूला एक तरीके से मदर फॉर्मूला है, जो कि मतलब मोस्टली सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बेसिक फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, वो अपनी वीडियो में कवर करा दूंगा मैं।
थिन स्लेंडर शेल्स मतलब जो पतले स्लेंडर, मतलब क्या जो कह लीजिए कि जो पतले होते हैं उनका एक रेशियो होता है जो आपको पता होना चाहिए कि टी मतलब जो थिकनेस होती है वो आपकी डायमीटर से लगभग 20 टाइम जो होती है कम होनी चाहिए। ठीक है, तो होता है वो आपका जो होता है थिन सिलेंडर। तो दोस्तों ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी हमारा बेसिक बहुत जो इसमें दिया हुआ था सिलेबस से रिलेटेड मैंने आपको कवर कराया। अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों तो हम आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक जो है मशीनिंग। मशीनिंग बेसिकली है क्या? मशीनिंग में देखिए अब देखते हो प्रिंसिपल और लेथ मशीन के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। लेथ मशीन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मशीन है जो कि काफ़ी जगह यूज़ होती है। शॉफ्ट में अगर हमको काफ़ी सारी प्रोसेस जैसे टेपर टर्निंग करनी होती है या टर्निंग करनी होती है, चैम्परिंग करनी होती है, डिफरेंट प्रोसेस होती है, उसमें लेथ मशीन का यूज़ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लेथ देखिए, इंडियन लेथ होती है और एक होती है कैपेस्टन और टरेज लेथ। ये दोनों बहुत ही बेसिक लेथ है, ये आपने देखा होगा मोस्टली अपनी शॉप में। अगर आपने इंजीनियरिंग में गए होंगे बेसिक शॉप में तो आपने वहाँ देखा होगा कि दो टाइप की लेथ का यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन दिशा तो इनके काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन है, तो बेसिक आपको बता देता हूँ लेथ के बारे में। लेथ में देखिए एक तो हेड स्टॉक है तो टेल स्टॉक, और बाकी जिस पर टूल लगता है उस पर कहते हैं टूल पोस्ट, और जो उसके नीचे होता है क्रॉस स्लाइड, और क्रॉस स्लाइड के नीचे जो होता है उसका बेस होता है जो कि पूरा। ठीक है, तो लेथ का काम क्या होता है, ये क्रॉस स्लाइड इधर उधर सरक सकता है, उससे क्या होता है टूल को हम इधर ले आते हैं और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये इसको डायग्राम से आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेसिक से इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसके बारे में क्वेश्चन आपको बता देता हूँ लेथ से क्या आता है। सबसे पहले लेथ के में थ्रेड के बारे में क्वेश्चन पूछता है उसमें, तो उसमें आप एक में थ्रेड का आंसर होता है। ठीक है, और एक लेथ में पूछता है कि क्या नाम है जो लेथ होती है उसमें अगर हम मल्टी पॉइंट टूल लगाना है तो उसे हम कहाँ पे लगाएंगे। तो लेथ में मल्टी पॉइंट टूल जो लगाया था उसके टेल स्टॉक पे लगाया था, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो उसकी थी क्रॉस स्लाइड के ऊपर जो टूल पोस्ट होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ द सिंगल, देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि रैक एंगल जो होता है वो क्या, रैक एंगल क्या डिटरमाइन करता है। तो रैक एंगल जो है वो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। इस तरीके से ज्योमेट्री ऑफ द टूल, ज्योमेट्री क्या होती है, टूल की कई सारी ज्योमेट्री होती है। इसी में देखता हूँ आगे टूल सिग्नेचर, 7 टाइप के टूल सिग्नेचर होते हैं जिसमें कि 7 एंगल भी जैसे आप कह सकते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो होता है पहला जो होता है वो होता है आपका बेसिक, सॉरी लास्ट होता है आपका नोज रेशियो, नोज रेडियस होता है। तो टूल अगर नोज रेडियस अगर टूल की बढ़ेगी तो टूल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना आप। और रैक एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी टूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। फंक्शन ऑफ द टूल एंगल, टूल के कई सारे एंगल होते हैं जैसे कि टूल का रिलीफ एंगल क्या होता है, टूल को रबिंग होने से बचाता है। क्लियरेंस एंगल क्या होता है, टूल को जो होता है वो उससे लड़ने से बचाता है, जो नीचे उसका ऑब्जेक्ट होता है उससे। ये आपको बताना चाहिए। रैक एंगल इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जनरल इंस्पेक्शन और टर्निंग, टर्निंग फेसिंग, टर्निंग फेसिंग क्या होता है, लेथ मशीन पे कोई ऑब्जेक्ट को उसे घुमाते हैं, उसके क्या करते हैं, उसके टेपर उसके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के थ्रू उसकी फेसिंग करते हैं। फेसिंग करके क्या करते हैं, उसके डायमीटर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं कि अगर हमें बड़ी सॉफ्ट है उससे छोटा छोटा डायमीटर चाहिए तो फेसिंग करके या हम उसे बना सकते हैं। टेपर टर्निंग क्या होता है, टेपर टर्निंग का मेन काम होता है कि हम कैसे टेपर को बनाएं, मतलब उसकी सॉफ्ट है वो टेपर के रूप में बनाने को टेपर टर्निंग कहते हैं। नलिंग क्या होता है कि आपने देखा होगा, और आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई मतलब कोई भी हैंडल है तो उस पर क्या होता है एक डिज़ाइन होती है जिससे उसे हम अच्छे से पकड़ सकते हैं, मतलब उसकी क्या नहीं डायमंड कटिंग टाइप की डिज़ाइन होती है मतलब क्रॉस में, तो वो प्रोसेस वो होती है वो नलिंग कहलाती है। ठीक है, फॉर्मिंग क्या होता है, डिफरेंट टाइप की फॉर्मिंग होती है, जैसे कि आपका मटेरियल उसे हम जैसे कि किसी चीज़ से हथौड़े से क्या कर रहे हैं उसे हम एनविल पे रखकर उसका हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट टाइप से उसे मोड़ रहे हैं या उसे कट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसे पीट पीट के फॉर्मिंग। ड्रिलिंग, बोरिंग, डीमिंग, ये एक ही जैसी प्रोसेस है। ड्रिलिंग बोरिंग डीमिंग में क्या होता है, ड्रिलिंग पहले हम ड्रिल करते हैं जिसमें ड्रिल का जो बिट एंगल होता है मोस्टली याद रखिए 118 डिग्री होता है। ठीक है, बोरिंग क्या होता है, ड्रिल के साइज को बड़ा करते हैं उसे बोरिंग कहते हैं। और रीमिंग क्या होता है, जो बड़ा हुआ साइज होता है उसे हम क्या करते हैं सफाई करके बिल्कुल फिनिश करते हैं और इसकी वेट कटिंग करते हैं। ब्रोचिंग जो एक यूज़ होता है, ब्रोच मशीन होती है उसके थ्रू हम की काटते हैं, मतलब की वे कटिंग करते हैं। इसी तरीके से कटिंग फ्लूइड क्या होता है, कटिंग फ्लूइड में क्या होता है हम डिफरेंट कटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई भी जैसे केरोसिन का तेल का यूज़ करते हैं, ठीक है, कूलेंट्स यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, कहीं एयर का भी यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स का भी यूज़ करते हैं। शेपर और प्लेनर, देखिए शेपर और प्लेनर की एक बहुत बेसिक बताता हूँ। शेपर में क्या होता है, टूल जो होता है वो आगे पीछे कटिंग करता है, मतलब टूल जो होता है रेसिप्रोकेट करता है और जो वर्क पीस होता है वो स्टेशनरी होता है। लेकिन प्लेनर में उल्टा होता है, प्लेनर एक बड़ी मशीन होती है, इसमें क्या होता है जो टूल होता है वो स्टेशनरी होता है, वर्क पीस जो होता है वो आगे पीछे गति करता है। ठीक है, ये बात बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि शेपर और प्लेनर में डिफरेंस क्या है, तो आपको मैंने बता दिया है, देख लेना। स्लॉटर क्या होता है, स्लॉटर में ये स्लॉट काटता है, नाम से क्लियर होगा, छांचे काटने में यूज होता है। ब्रोचिंग मैंने बताया था, की वे कटिंग में भी ब्रोचिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अगर हम किसी भी की काटना है, ठीक है, तो ब्रोचिंग मशीन का यूज़ करते हैं। इसमें कई सारे टीथ होते हैं जो कि पुश और पुलिंग से वर्क करता है। ब्रोच में क्या करता है, धक्का देके उसे आगे पीछे करके उसकी कटिंग करते हैं। मिलिंग ऑफ द मैच, देखिए गियर को मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हम मास प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा गियर आपको बनाने हैं, तो बहुत ज़्यादा गियर बनाने में एक प्रोसेस यूज करते हैं हॉबिंग।
हॉबिंग जो होता है वो मास प्रोडक्शन में यूज होता है गियर्स का, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट प्रोड्यूस अवॉइड टू गियर, और कई सारे जो गियर होते हैं नॉर्मली जैसे मटेरियल पे करते हैं वैसे गियर पे भी हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये मशीनिंग का इतना सिलेबस है आपके मैंने बताया, इसके बारे में डिटेल में अपनी आगे वीडियोस डालूंगा, ठीक है। अभी हम अगला टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने 5वें टॉपिक जो कि है वेल्डिंग। वेल्डिंग बेसिकली है क्या था, किसी भी चीज़ को जोड़ना, मतलब ये कि कह सकते हैं कि अगर हम उसे पिघला के या मतलब नॉर्मल तरीके से या फ्रिक्शन के थ्रू जोड़ना, मटेरियल को जोड़ना, उसे कहते हैं वेल्डिंग। बेसिकली सभी को मोस्टली पता होगा, हमने अपने घरों के आगे भी देखा ही होगा कि गैस वेल्डिंग करते हुए इक्विपमेंट्स होते हैं, जो गाड़ी होते हैं उसमें गैस के थ्रू वेल्डिंग करते हैं, या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी करते हैं डिफरेंट जगह पे। जैसे कि आपने देखा होगा जो लोहार शॉप में होते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्लेट्स को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू वेल्डिंग को यूज़ करते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक ऐसे क्वेश्चन जान लेते हैं जो काफ़ी आपको पढ़ने में आपको मदद करेंगे, आगे टॉपिक्स में समझने में दिक्कत कम देंगे। ठीक है, आर्क वेल्डिंग मतलब ही समझ रहे होंगे। आर्क मतलब क्या होता है कि एक तरीके की एक फ्लेम, आर्क मतलब एक तरीके की फ्लेम जो कि हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोड की स्पार्क से निकलती है, यानी प्लस माइनस जब भी मिलेगा तो क्या होगा, आर्क निकलेगा, तो उसे कहते हैं आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है वो डिफरेंट चॉइस ऑफ द इलेक्ट्रोड, देखिए जिस ये बात ध्यान रखिए, जो मटेरियल का जो हम वेल्ड करने वाले होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग लेते हैं, यही कह सकते हैं कि जब भी हम कोई मेटल लेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रोड लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी इलेक्ट्रोड को हम किसी मटेरियल पर कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऑक्सीएटिलीन वेल्डिंग का जो प्रिंसिपल क्या है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को हम डिफरेंट टाइप के, मतलब जैसे कि ऐसा समझ लीजिए, अगर ये ऑक्सीजन है इसको अगर हम 2 और एसिटिलीन को 1 लेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग, O फॉर ऑक्सीजन और O फॉर ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। और अगर ये दोनों एक और एक बराबर है तो उसे कहेंगे न्यूट्रल। जब कोई चीज़ बराबर होती है तो उस फ्लेम को क्या कहते हैं, न्यूट्रल फ्लेम। और इस तरीके से अगर ये 2 है और ये 1 है तो उसे कहेंगे कार्बोडाइजिंग, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें में एक बात और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें कटिंग करनी है तो कटिंग में हमेशा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज़ करेंगे, ये बात याद रखिए, कटिंग में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। और न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करते हैं हम बेसिकली सभी जगह, मतलब जहाँ भी ज़्यादा, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा फ्लेम कौन सी यूज़ करी जाती है, न्यूट्रल फ्लेम। और कोई आपसे पूछे कटिंग में कौन सी फ्लेम यूज़ करी जाती है, तो आप उसे कहना कि ऑक्सीजन फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। तो वेल्डिंग के बारे में हमने इतना देखा। इक्विपमेंट्स होता है, अब इक्विपमेंट्स सबको पता ही होगा, इसमें इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड वायर यूज़ करते हैं, फ्लैक्स यूज़ करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। और आर्क और गैस वेल्डिंग के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि इसमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है और एक एसिटिलीन का सिलेंडर होता है। जी बात ध्यान रखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है और एसिटिलीन का जो होता है मरून कलर का होता है। और क्या है, सोल्डरिंग एंड ब्रीदिंग। सोल्डरिंग क्या होता है, 250 डिग्री सेल्सियस तक जिसमें टेम्परेचर था। ब्रीदिंग में क्या रहता है, 450 तक। और इसके बारे में बता देता हूँ। सोल्डरिंग क्या होता है, लेड और टिन का एक अलाय होता है जो कि हम क्या करते हैं पिघला के किसी मटेरियल को जोड़ने में, और ये बहुत छोटे में, जैसे आपने देखा होगा कि अगर टीवी का कोई वायर है, रिमोट का कोई वायर टूट जाए तो उसे प्लेट से कैसे करेंगे, तो उससे हम क्या करते हैं सोल्डर का यूज़ करके पिघला के उसे चिपका देते हैं, उस पर मटेरियल को जोड़ देते हैं। उस तरह की ब्रेजिंग टेक्निक क्या होती है, ब्रेजिंग भी सेम है, लेकिन ब्रेजिंग में क्या होता है कि हम पिघला हुआ लेते हैं, पिघला हुआ लेने के बाद ब्रेजिंग में हम उसको पिघले हुए मेटल को क्या होता है, ये भी एक तरीके से, इसमें भी लेड और टिन का हिला होता है, इसे भी सेम जोड़ते हैं। आपने कभी अगर देखा हो, क्या नाम है, रेडिएटर होता है, रेडिएटर पे ब्रेजिंग करी जाती है। रेडिएटर पे अगर कोई टूट जाए, जो आपके जनरेटर वगैरह का रेडिएटर होता है, तो उसमें ब्रेजिंग क्यों करी जाती है, क्योंकि ये जो होता है ब्रेजिंग एक तो पतली शीट्स पे किया जाता है, और अगर यहाँ वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ नई टेक्निक पॉसिबल है। तो आप देखते हैं रेडिएटर्स पे ज़्यादातर ब्रेजिंग करी जाती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सोल्डर। सोल्डर के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिमोट वगैरह हो गए, टीवी वगैरह हो गए, इन सब में हम छोटी छोटी चीज़ों में सोल्डर्स का यूज़ करते हैं, बड़ी चीज़ों में वेल्डिंग का। फ्लेम कटिंग तो बताई दी मैंने, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कटिंग, कभी भी अगर आपको काटना हो तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज़ करेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज अपनी वीडियोज़ में हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल में देखूंगा अपनी वीडियो में, आगे जो आएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो। और इसमें क्या डिफेक्ट तो आपको पता होना चाहिए, जैसे स्पैटर। स्पैटर क्या होता है, वेल्डिंग में काफ़ी सारे डिफेक्ट आते हैं। स्पैटर मतलब वेल्डिंग में ऊपर मान लीजिए छिड़क के कोई, मतलब वेल्डिंग मटेरियल आपकी वेल्डिंग के ऊपर आ गया, अचानक से ज़्यादा वेल्डिंग करंट हुआ तो उसके कारण मटेरियल जो है उसने आपने सोल्डर के मांगे तो वो चिपक जाएगा, तो उसके कारण स्पैटर क्रिएट हो जाएगा। ज़्यादा आपने अगर मटेरियल को वो कर दिया तो ब्रेक मटेरियल चटकने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। और भाई बहुत स्लैग वगैरह आ जाता है, या मटेरियल में पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा करंट देती है तो मटेरियल पिघल जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें आती हैं। और टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन जो होता है, टेस्टिंग कैसे करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। उसमें क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसे मटेरियल के ऊपर रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इधर उधर से उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, और उसके बाद क्या होता है जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो जो बीच में गैप होता है उसमें जाके चले जाते हैं। उसके बाद हम उसे यूवी लाइट से चेक करते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि कहाँ पर डिफेक्ट है।
और इसी तरीके से होता है लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, पेनिट्रेशन लेते हैं, ऊपर डालते हैं, उससे क्या होता है गड्ढे में फिल हो जाता है, जो भी मटेरियल में डिफेक्ट होता है वहाँ उसे यूवी लाइट से चेक करते हैं, समय उससे मटेरियल का जो होता है हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। इसी तरीके से और भी जैसे सबमर्ज नाम से क्लियर है, जैसे जो वेल्डिंग होती है किसी चीज़ में डुबो के करी जाए, ठीक है। यहाँ पे ग्रेनुलेटेड फ्लक्स होता है, जो कि फ्लक्स में मटेरियल को क्या करते हैं, यहाँ पे डुबो देते हैं, डुबोने के बाद उसमें वेल्डिंग करी जाती है। कार्बन जैसे CO2 वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ये काफ़ी अच्छी वेल्डिंग है, आजकल काफ़ी मॉडर्न में इसका यूज़ किया जा रहा है। और एक बात बता देता हूँ, हाइड्रोजन जो है वो हमारा फ्यूचर फ्यूल है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्यूचर में कौन सा फ्यूल बनने जा रहा है, हाइड्रोजन। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है, लेकिन मोस्टली ये वेल्डिंग जो यूज़ करी जाती है ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ करी जाती है, क्योंकि इसमें एक रॉड होती है जो कि क्या करती है, जो रॉड होती है वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करती है लगभग 20 किलो हर्ट्ज तक। उसके बाद वाइब्रेशन से क्या होता है, वहाँ पर जो मटेरियल होता है आपस में फिक्स होता है। अब देखिए MIG और TIG तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और ये है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो मेटल इनर्ट और टंगस्टन में सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए MIG और TIG। MIG में देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो कंज्यूमल टाइप होता है, मतलब कंज्यूम होता है वो इलेक्ट्रोड इसमें, मतलब एक तरीके से खर्च होता है। और TIG वेल्डिंग जो होती है वो नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होती है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोड खर्च नहीं होता है। तो ये बहुत ही सबसे पहला बेसिक आपको पता होना चाहिए। और इन दोनों वेल्डिंग की खासियत क्या होती है, इन वेल्डिंग की खासियत ये है कि ये वेल्डिंग जो है इनका जो मतलब स्टेनलेस स्टील हो गई, एल्युमिनियम के लिए बहुत ही फेमस है TIG वेल्डिंग। और स्टेनलेस स्टील तो आप देखते होंगे बहुत ही हार्ड, इसमें नॉर्मल ये वेल्डिंग्स नहीं हो सकती, आर्क वेल्डिंग वगैरह ये सब पॉसिबल नहीं है स्टेनलेस स्टील पर। तो TIG MIG का मोस्टली यूज़ करते हैं, और ये AC और DC दोनों पर हो सकती हैं, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं अपना छठा टॉपिक, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। देखिए ग्राइंडिंग में क्या है, ग्राइंडिंग में देखिए ग्राइंडिंग जो होता है मेटल को रिमूव करना ग्राइंडिंग। एब्रेसिव हम डिफरेंट, जैसे एब्रेसिव कैसे होते हैं, जैसे सिलिकॉन से एब्रेसिव बना दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया, या अदर जैसे कि कोरेंडल हो गया या डायमंड हो गया, सब एब्रेसिव है। एब्रेसिव का मतलब क्या है, जो घिसाई करते हैं, ठीक है। लेकिन एब्रेसिव को आपस में जोड़ा भी जाता है, तो उसके लिए वर्टिफाइड सिलिकेट और ये सब ये बॉन्डिंग यूज़ करते हैं, वर्टिफाइड बॉन्डिंग वगैरह होती है। या फिर कि डिफरेंट जो उसके होते हैं अलग अलग टाइप के मटेरियल्स आते हैं, जिनके जो जैसे कि आपने रेगमाल देखा होगा, या ये सब होता है जो ये सैंड स्टोन कहते हैं, रेगमाल में जो लगा होता है सैंड, रेत के पत्थर, उनसे मिलकर बने आपस में चिपके रहते हैं कागज पे, तो वो भी एक ग्राइंडिंग ही है, ठीक है, नेचुरल हो गया। और आगे देखिए सिलेंडर सर्फेस टूल कटर ग्राइंडिंग, कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, रिलेटिव मेरिट प्रिंसिपल होता है। देखो सेंटर लेस ग्राइंडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी ग्राइंडिंग जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने बस ऊपर से फेंक दिया, दो रोलर घूम रहे हैं उसके बीच में ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक देना, वहाँ सेंटर का कोई डिटरमिनेंट नहीं कि बिल्कुल सेंटर में ही रहेंगे तो ऑब्जेक्ट घूमेगा, बस ऊपर से ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर डाल दिया, उसके बीच में वो रोलर के बीच में फंसा और वहाँ पर उसकी ग्राइंडिंग हो गई। लेकिन इसकी भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं, हर जगह ये यूज़ नहीं कर सकते। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उससे क्वेश्चन बनता है कि क्या सेंटरलेस ग्राइंडिंग से, क्या सेंटरलेस ग्राइंडिंग के थ्रू हम इंटरनल पार्ट्स की भी कर सकते हैं, मतलब अंदर भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी हाँ, सेंटरलेस ग्राइंडिंग से हम आउटर पार्ट की भी घिसाई कर सकते हैं और इंटरनल पार्ट दोनों की घिसाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। होल्डिंग डिवाइस जैसे कि बेंच वाइस हो गया, आपका राउंड ब्लॉक हो गया, और आपका वी ब्लॉक हो गया, सब होल्डिंग डिवाइस है। वाइस वगैरह ये काफ़ी आपने सुना होगा। और व्हील मेंटेनेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। बैलेंसिंग ऑफ द व्हील भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हील का बैलेंस तो होना काफ़ी जरूरी है, वरना वो चलेगी नहीं मशीन। कूलेंट, काफ़ी सारे कूलेंट जैसे वाटर मैंने बताया था, और भी वाटर की तरह यूज़ करते हैं, और भी डिफरेंट कूलेंट्स होते हैं। हॉर्निंग मतलब यानी हॉर्निंग, लैपिंग और सुपर फिनिशिंग, ये ग्राइंडिंग व्हील के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर प्रोसेस है, जिसमें सुपर फिनिशिंग मतलब तो आप समझ ही रहोगे कि सबसे ज़्यादा फिनिशिंग होती है। लैपिंग भी बहुत ज़्यादा मतलब तो माइक्रो में इसका जो होता है फिनिशिंग होती है। हॉर्निंग भी माइक्रो में ही फिनिशिंग करती है, बहुत ही कम मतलब मटेरियल रिमूवल होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुपर फिनिशिंग मिलती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या होता है, किसी मटेरियल पे किसी दूसरे मटेरियल की प्लेट को मतलब परत को चढ़ाना, यानी कि एक दूसरे की लेयर को चढ़ाना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेसिक प्रिंसिपल क्या है प्लेटिंग मेटल्स के, तो यहाँ पे देखती है प्लेटिंग मेटल एप्लीकेशन। हॉट डिपिंग, हॉट डिपिंग देखिए नाम से, डिप मतलब क्या होता है डुबोना, तो हॉट डिपिंग मतलब किसी भी मटेरियल में, जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड की अगर आपको प्लेट पे लेयर चलानी तो आप क्या करेंगे, उस गोल्ड की लेयर में को पिघलाएंगे गोल्ड को, और उसे क्या करेंगे एक बाल्टी में या किसी में रखेंगे, उसका मटेरियल को उसमें दबाएंगे, फिर उठा लेंगे, तो ये कहलाती है हॉट डिपिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होती है, जिंक की लेयर को चढ़ाने, मतलब जिंक मतलब होता है गैल्वेनाइजिंग, मतलब समझिए जहाँ से गैल्वेनाइजिंग वहाँ से जिंक, तो जिंक की लेयर को चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। पार्केटाइजिंग होता है एनोडाइजिंग, ये सेम बहुत सारी यही प्रोसेस है कि मतलब किस तरीके से हम मटेरियल की लेयर को ऊपर से चढ़ाएं। स्प्रेइंग तो आपने देखा ही होगा, जो कार होती है उनकी बॉडी पे मेटल को स्प्रे करते हैं ताकि इनकी मेटल जो होती है बॉडी इंप्रूव हो जाए।
वायर प्रोसेस मतलब किस तरीके से हम वायर को बना सकते हैं, पाउडर प्रोसेस। ये बात ध्यान रखिए, ग्राइंडिंग मोस्टली पाउडर मतलब ग्राइंडिंग हमेशा जो होती है वो एक तरीके से पाउडर मेटलरी से बनती है। मीन्स जैसे कि जो ग्राइंडिंग है उसमें क्या होगा कि जो मटेरियल होगा वो पाउडर के फॉर्म में होगा, ठीक है। उस पाउडर के फॉर्म को कॉम्पैक्ट करके मतलब उसे कंप्रेस करके हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील को बनाएंगे। मान लीजिए सिलिका है, तो आप जानते हैं सिलिका जो है ब्रिटल है, तो फैलती है सब तरफ। तो क्या करेंगे, बॉन्ड्स को मिला के, बाइंडिंग मटेरियल को मिला के इसको आपस में कंप्रेस करके कॉम्पैक्ट करके ग्राइंडिंग व्हील का डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई, पाउडर प्रोसेस होती क्या है, ठीक है। तो ग्राइंडिंग व्हील हमेशा इन्हीं से पाउडर मेटलर्जी से बनते हैं। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक कोटिंग। ऑर्गेनिक मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि जो कि ऐसा समझ लीजिए जो कि हमारी जो फॉसिल्स से मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उससे, जीवाश्म से जो मिलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक होती हैं। ऑर्गेनिक की भी कोटिंग कर सकते हैं। ऑयल बेस्ड पेंट, जो कि आपने सुना होगा तारपीन का तेल, ठीक है। तारपीन का तेल क्या होता है, जैसे तारपीन का तेल आपने देखा होगा घरों में, मतलब जब पेंटिंग करते हैं तो उस टाइम तारपीन का तेल मिला के यूज़ करते हैं, तो उसे कहते हैं ऑयल बेस्ड पेंट। अब देखिए इनामल्स भी पेंट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े बेटर होते हैं, ये भी काफ़ी करता है। बिटुमिनस पेंट, ये भी एक टाइप का पेंट होता है। रबर बेस कोटिंग, ये तो आपने देखो एशियन पेंट नाम से जानते होंगे, रबर बेस पेंट होता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है हमारा आता है मेटलर्जी। हम चलते हैं मेटलर्जी पे, और उसके बाद हमारे केवल 2 टॉपिक बचेंगे, उसे भी देख लेंगे। तो देखिए लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को लीनियर मतलब एक सीधी रेखा में मेजर करते हैं, या स्लिप गेज हो गया, डायल इंडिकेटर होगा, मेजर, ये सब क्या है, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। स्लिप गेज क्या है, जैसे कि सतह को नाप, मतलब सतह को मेजर करने की कोई वैसा तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है, तो स्लिप गेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी जगह लेथ मशीन पे भी इसका काफ़ी स्लिप गेज के थ्रू हम चेक करते हैं कि इसका बेस ठीक है नहीं है। एंगल मतलब कोण नापते हैं कि वो एंगल जो है ठीक है नहीं है। बेलो प्रोटेक्टर भी एक एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। साइन बार भी एक एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। एंगल स्लिप भी एक एंगल मेजर इंस्ट्रूमेंट है। कंपरेटर क्या होता है, जब हम किसी की डैम, जैसे कि मान ली कोई छोटा इंस्ट्रूमेंट है, कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम उसकी मेजर कर रहे हैं साइड्स को, तो आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि यार इसका तो 2 है और इसका तो 5 है, तो उनके बीच में कंपेयर करें 2:5 का। तो ये कंपरेटर इस तरीके से मैकेनिकल भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, ऑप्टिकल भी होते हैं, न्यूमेटिक भी होते हैं, सारे कंपरेटर होते हैं। इसे हम कंपरेटर का मेरे नाम से क्लियर है, कंपरेटर। तो ये सब मैकेनिकल कंपरेटर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, ऑप्टिकल भी होते हैं। इनका काम क्या होता है, एक दूसरे को कंपैरिजन करना, एक मैकेनिकल चीज़ की यूनिट्स को दूसरे में कंपैरिजन करके हम उसे एक्चुअल जो वर्क बनाना होता है, जो भी चीज़ यूज़ करना होता है, हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूमेटिक वर्ड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बात ध्यान रखना, न्यूमेटिक मतलब होता है जो चीज़ एयर से एयर मतलब न्यूमेटिक मतलब होता है एयर, ठीक है। ऑप्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल नाम से क्लियर है, जो कि मतलब एक तरीके से लाइट से रिलेटेड होगा, उसे कहेंगे ऑप्टिकल। इलेक्ट्रिकल तो आप लोग को पता ही होगा। मेजर ऑफ द सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस मतलब अगर सरफेस रफ है तो हम उसे कैसे करके नापेंगे, तो उसके लिए हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए इसमें देखोगे कोलीमीटर, ठीक है, इसके थ्रू भी हम सरफेस को मेजरमेंट करते हैं कि सरफेस ऊपर से रखते हैं, स्टाइलिस के थ्रू इसे हम मेजर करते हैं। उसका एक स्टाइलिस होता है जो कि सरफेस पे ऐसे करके नोक के थ्रू टिक जाता है, वो ऊपर नीचे जब अगर गड्ढे आते हैं तो ऊपर नीचे होता है, उससे पता चल जाता है कि सरफेस के 1 मीटर में रिकॉर्डिंग होती है कितना ऊपर कितना नीचे, तो सरफेस की रफनेस काउंट कर लेते हैं। इसी तरीके से माइक्रोस्कोप तो आप लोग जानते ही होंगे, बड़ा करके सरफेस को देखने में यूज होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये शैडो प्रोजेक्शन एंड प्रोफाइल प्रोजेक्शन, ये भी कुछ नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम, अगर यहाँ पे क्या करते हैं, मशीन पार्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो प्रोजेक्शन एंड प्रोफाइल प्रोजेक्शन। प्रोफाइल प्रोजेक्शन क्या होता है, एक मतलब उस मटेरियल जो मेन पार्ट है उसकी हम क्या करते हैं, प्रोफाइल बना लेते हैं, उसका फिर क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोजेक्शन बना लेते हैं। प्रोजेक्शन बनाने के बाद क्या होता है, उनके बारे में हम ये देखते हैं कि उसमें और उसमें डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कितना उनमें डिफरेंस आ रहा है, तो उससे क्या होगा, हमें सरफेस रफनेस के बारे में काफ़ी चीज़ें नॉलेज मिलेंगी। इस तरीके से क्या है, इंटरफेरोमीटर और ये आपका क्या है, ये कोलीमीटर, ये दोनों ही मतलब एक तरीके समझ लीजिए ये काफ़ी ज़्यादा सेम, बहुत ज़्यादा सेम है, लेकिन थोड़ा इनमें डिफरेंस है, लेकिन मोस्टली सेम है ये और ये। तो कोलीमीटर भी क्या करता है, एंगल को मेज़र करके सरफेस मेज़र करता है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा एंगल पे रहता है, लगभग 5 से 6 डिग्री के आसपास। तो आगे आ जाते हैं हम अपने लास्ट 3 टॉपिक्स पे, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए क्या है, ये है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, देखिए फ्लूइड की मैकेनिक्स, जब हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स तो मैंने ऊपर पढ़ाया था कि मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम फोर्स वगैरह का एनालिसिस करते हैं। जब फ्लूइड के अंदर डिफरेंट टाइप के फोर्स का एनालिसिस करते हैं तो उसे कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। हाइड्रोलिक्स मतलब जहाँ भी हाइड्रो वर्ड दिखे तो आप समझ जाइए हाइड्रो इज ए जूड वर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि पानी से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, तो फ्लूइड की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं।
जैसे कि फ्लूइड लैमिनार है, टर्बुलेंट है, या डिफरेंट टाइप से और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं कि जैसे कि फ्लूइड जो है उसकी डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कैपिलरिटी क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है। पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल लॉ मतलब होता है जैसे कि कोई फ्लूइड है तो वो चारों डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएगा, तो उसको कहते हैं पास्कल लॉ। ठीक है। तो पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड, याद रखिए। तो तीनों को डायरेक्शन में फोर्स इक्वल होगा। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूज़ होती है, जैसे मैनोमीटर का यूज़ करते हैं, पीजोमीटर ट्यूब्स का यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी सारे डिवाइस हैं जिनका यूज़ करते हैं प्रेशर को मेजर करने में। बैरोमीटर का यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर पेपर प्रेशर मेजर करने में। कॉन्सेप्ट ऑफ द बुयांसी, बुयांसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान ली कोई बॉडी है, उसे नीचे पानी में डाला गया तो क्या होगा? एक अपोजिट फोर्स के ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, जो कि कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ बुयांसी। और इसी के थ्रू एक वो भी दिया गया था आर्किमिडीज का मेथड में। क्या था? जब बॉडी ऊपर से डाली जाती है तो जितना पानी उसका बाहर निकलता है तो उसका जो वेट में जो हमें लूज होता है, मान ली 20 किलो की थी, 15 की रह गई पानी में, तो जो जो उस मतलब उसके थ्रू पानी बाहर निकला जो मतलब बकेट से, तो वो जो वेट होगा वो उसके जो वेट में कमी यानी 5 उसके इक्वल होगा। तो ये क्या होता है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। इसी तरीके से रेनॉल्ड नंबर के बारे में जानते हैं। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रो वी डी अपॉन एन। रो क्या होता है? डेंसिटी, वी क्या होता है? वेलोसिटी, और डी क्या होता है? उसका जो भी डायमीटर होता है जो भी। ठीक है। तो रो वी डी अपॉन एन रेनॉल्ड नंबर होता है। तो इसमें कुछ खास चीज़ें रेनॉल्ड नंबर में क्या होती हैं? अगर 2000 से कम है तो वो रेनॉल्ड नंबर, तो वो जो है लेमिनार है। अगर 2000 से 4000 के बीच में है तो ट्रांजिशनल जोन कहलाता है। और अगर 4000 से ऊपर है तो क्या कहलाता है? टर्बुलेंट। टर्बुलेंट जैसे कि आप देखते हो नदी नालों में जो पानी बहता है वो एक तरीके से टर्बुलेंट है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो बस बहता रहता है। और रेनॉल्ड क्या होता है? एक सीधी रेखा में बहता है। ठीक है। तो कैनेटिक एनर्जी, लिक्विड्स, टोटल एनर्जी तो आपको पता होगा कि क्या कौन सी? प्रेशर, कैनेटिक एंड स्टैटिक एनर्जी, या कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी, और लास्ट हो गई स्टैटिक जो हेड के कारण एनर्जी होती है। ठीक है। ये तीनों एनर्जी होती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको मैंने ऊपर बता ही दिया कि एनर्जी ना ही पैदा करी जाती है, नहीं बस केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है। मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। मास, एनर्जी और मोमेंटम तीनों देखिए एक ही चीज़ से रिलेटेड है। मोमेंटम भी मास के कारण होगा। मास क्या होता है? एक बात और इम्पॉर्टेंट, अगर मान लीजिए आप चंद्रमा पे जाते हैं या किसी भी, मास कभी चेंज नहीं होता है। मास नेवर चेंज, हमेशा ये एक ही रहेगा। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं 20 केजी का हूँ, तो वो कहीं भी जाए, चंद्रमा पे जाए, कहीं भी जाए, मास 20 केजी रहेगा। लेकिन वेट चेंज होता है। जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ वेट ज़्यादा होता है, जहाँ पे ग्रेविटी कम होती है वहाँ पे वेट कम होता है। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आगे याद रखिए। वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डिस्चार्ज। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान ली बहुत सारी यूज होती है, जैसे कि पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब क्या कर सकती है? वेलोसिटी मेजर करती है, √2GH पिटॉट ट्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है। इस तरीके से डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की यूज़ करते हैं, जैसे कि नॉच हो गई, वियर हो गई, कई सारे नॉच होती हैं, उनके थ्रू हम डिस्चार्ज यूज़ करते हैं। ऑफिस मीटर होता है, उसके थ्रू भी करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बर्नौली की इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी तो आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, बर्नौली की इक्वेशन। और कंटिन्यूटी इक्वेशन जो A1V1 बराबर A2V2 होती है, वो ध्यान रखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और बर्नौली इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बारे में दोनों के बारे में काफ़ी बेसिक है, इन्हें याद रखना। एजम्पशंस काफ़ी सारे लिए जाते हैं इसमें भी कि कंप्रेसिबल फ्लूइड जो होता है नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, सब आइडियल फ्लूइड के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली हम मतलब नॉर्मल रियल फ्लूइड के भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं बर्नौली इक्वेशन। वेंचुरोमीटर भी होता है, मैंने बताया था, ये भी आपका क्या होता है? ये डिस्चार्ज मेजर करता है। पिटॉट ट्यूब, वेलोसिटी, करंट मीटर भी आपका क्या यूज़ करता है? ये फ्लो मेजर करता है, या डिस्चार्ज कह सकते हो हमारे। कंस्ट्रक्शन वर्किंग सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप मतलब एक तरीके से आप कह दीजिए पंप का काम क्या होता है? पंप का काम होता है कि हम किस तरीके से पानी का फ्लो कराएं। ठीक है। तो पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? एक फ्लो होता है जो अपनी आई से बिल्कुल बीचों बीच से पानी को सक करता है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में क्वेश्चन बताता हूँ, क्या क्वेश्चन पूछता है सेंट्रीफ्यूगल पंप से? में से क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम पानी की डिलीवरी मतलब स्टार्ट करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो डिलीवरी और जो सक्शन वाल्व अभी क्या क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखना, जब भी सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्टिंग की जाती है तो डिलीवरी और सक्शन वाल्व हमेशा क्या रखे जाते हैं? क्लोज रखे जाते हैं। और इसमें प्राइमिंग से ही बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्राइमिंग क्या होती है। तो प्राइमिंग में क्या होता है? बेसिकली प्राइमिंग में हम क्या करते हैं कि सेक्शन और डिलीवरी वाल्व को क्लोज करके पंप को चालू करके जो उसका एक प्राइमिंग जो होल होता है उससे पानी डालते हैं, ताकि एक नॉर्मल हेड डेवलप हो जाए। ये हेड डेवलप होने के कारण क्या होगा? जो पंप होगा, ये पंप में से पानी जो होगा ऊपर जो होगा वो जाएगा। इसी तरीके से इफिशियंसीज, मैथमेटिक इफिशियंसीज होती हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों थोड़ा सा मेरा यहाँ पे वीडियो जो होगा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टाइट है, थोड़ा मतलब तेज है, लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा है कि इन टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ।
बाकी जब मेरी आगे की वीडियोस आएंगी तो उसमें आपको सब कुछ एक एक डिटेल में, एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक टॉपिक के, और ऐसा नहीं है कि मैं पूरा करा दूंगा फिर न्यूमेरिकल। अगर मैं यहाँ से लेकर ये बीएनसी तक टॉपिक करता हूँ तो इसके न्यूमेरिकल भी आपको साथ में, जितने भी एसएससी जेई हैं या फिर आपके जो रेलवे में क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा। आगे देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन और सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में कंस्ट्रक्शन देख लेंगे, इसमें कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये देखिए इफिशियंसी मैटर की बता दी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, ये जितनी ज़्यादा मतलब वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी से काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर ये ज़्यादा हाई है तो उससे क्या होगा, जो प्रेशर होगा वहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जहाँ पे ज़्यादा हाई होती है वहाँ पर जो होता है प्रेशर जो होता है अप्रोक्सीमेटली कम होता है। ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी तो नॉर्मल सी आउटपुट ओवर इनपुट। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है कि जितनी एफिशिएंसीज है उसका जो गेन हो रहा है या जो लॉस हो रहा है उसको ओवरऑल एफिशिएंसी कहते हैं। कैविटेशन क्या होता है, इसे कहते हैं कि मान लो एयर आ गई पंप के अंदर, तो एयर आ गई तो पंप जो होगा ऊपर सक नहीं कर पाएगा, तो उसे कहते हैं कैविटेशन। आपने देखा भी होगा कि यार कभी कभी नलों में पानी नहीं खींच पाता तो ऊपर से पानी डाल के उसको कैविटी, उसको मतलब फुल करके फिर तो वो कैविटेशन ही होता है। तो जेट एंड तो जेट 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 और है सबमर्ज पंप्स विद लाइन डायग्राम। ये तो ये जेट इंजन के बारे में है, प्रिंसिपल ऑफ जेट जो आपके एयर में जाते हैं। ठीक है, जेट पंप भी होता है लेकिन यहाँ जेट के पंप की बात नहीं कर रही, जेट की बात कर रहा है। तो रॉकेट जेट होते हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करते हैं, लीनियर मोमेंटम पे। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा 9th आता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये टॉपिक बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका पार्ट हो गया, सीपीएम हो, क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया। ठीक है, आपका एबीसी एनालिसिस हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड हो गया। एबीसी में कुछ प्रोडक्ट होते हैं ए टाइप के, बी टाइप के, सी टाइप के। तो इसमें ए जो होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, इस तरीके से बी होता है, सी होता है, ये इस तरीके से होता है, लेवल होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इंडस्ट्री में किस तरीके से हम सामान को पुट करते हैं, किस तरीके से हम उसको सामान का बफर स्टॉक मतलब रखते हैं, मटेरियल को हैंडल कैसे करते हैं, कौन सी लिफ्ट यूज़ करते हैं। अगर मान लो एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री तक सामान लाना है तो हम उसे किस तरीके से हम उसका यूज़ करके मटेरियल को लेके आते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से ट्रक से हम कैसे सामान को लोड करके लेके आते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं कि एक प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा। ये सब चीज़ें इसके में बहुत ही डिटेल में इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा अपने जब भी इसकी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो आगे आते हैं थर्मल इंजीनियर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में बेसिक चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा पेपर डिपेंड करता है कि आपका पेपर पास होगा कि नहीं होगा। ये एक समझिए एक की है, तो इसके बारे में हम देखते हैं और बेसिक देखते हैं इसके बारे में। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड फोर्थ लॉ। कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये तो हीट से वर्क बनता है, ये तो सबको पता है, लेकिन वर्क से हीट भी बन सकती है। ठीक है, परफेक्ट गैस क्या होता है, आइडियल गैस भी कह सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स। अब ये बताता हूँ, आइसोक्लोरिक यानी जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोक्लोरिक नाम से देखो, आइसोक्लोरिक को कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आइसोक्लोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस कौन होती है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। आइसोथर्मल क्या होता है, जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। देखो, थर्मल मतलब टेम्परेचर, बार मतलब प्रेशर, यहाँ से देख सकते हो। और हाइपरबोलिक मतलब होता है जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम पी एंड वी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों। आइसेंट्रोपिक मतलब होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। आइसेंट्रोपिक का दूसरा नाम होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, ना जिसमें ना ही हीट ली जाती है ना ही हीट दी जाती है, मतलब एक तरीके से इंसुलेटेड चैम्बर होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है, पॉलीट्रॉपिक जैसे पी वी की पावर एन बराबर। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी वी की पावर एन। ठीक है, थ्रॉटलिंग मतलब क्या होता है, जैसे थ्रॉटल वाल्व। थ्रॉटल वाल्व क्या होता है, थ्रॉटल वाल्व का मेन क्या होता है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि वर्क कितना होता है, तो वर्क जीरो होता है। ठीक है, थ्रॉटलिंग के टाइम पे वर्क जीरो होता है। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि हीट ट्रांसफर कितना होता है, इसी तरीके से होता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। 3 टाइप से हीट ट्रांसफर होती है, आपको पता होना चाहिए। बता देता हूँ मैं, कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि बेसिकली पहले कंडक्शन बताता हूँ। कंडक्शन जैसे कि आपका एक मेटल है, उसको एक साइड से गर्म करा तो दूसरे साइड से क्या हुआ, वो गर्म हो गई, तो उसमें क्या हुआ, जो हीट है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल तक जाके दूसरे साइड तक पहुंच गई, तो कहलाता है कंडक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे आपने दूध या लिक्विड है उसे गर्म करा नीचे से जब उसने गर्म करा तो जो नीचे के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, गर्म होकर ऊपर जाते हैं, तो इससे कहता है हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होती है। इसमें क्या होता है, गर्म होकर जो पार्टिकल हैं वो ऊपर जाते हैं धीरे धीरे करके और वो पूरे लिक्विड को गर्म करते हैं। और लास्ट हो गया इसका रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं होता। जैसे सन से लाइट आ रही है तो विदाउट मतलब बिना किसी मीडियम के आ रही है। और इम्पोर्टेंट चीज़ में और ये भी आती है जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वैक्यूम में
जो लाइट की स्पीड होती है या वो सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, इसलिए वो सबसे हाईएस्ट होती है। थर्मल कंडक्टिविटी यानी जो मतलब एक तरीके से क्या, तो ऊष्मा चालकता भी कह सकते हैं, जो ज़्यादा अच्छा कंडक्टिविटी करेगा वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगा एक साइड, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत बहुत मटेरियल की काफ़ी अच्छी होती है, जैसे चांदी की थर्मल कंडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होती है। और जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तो अच्छी होती है, थर्मल भी काफ़ी अच्छी होती है। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्शन मतलब जो ये आपको बताया था मैं लिक्विड वाला, उसी का ही होता है, जैसे क्यू बराबर एच ए डेल्टा टी, क्यू बराबर एच ए डेल्टा टी, तो उसमें एच जो होता है वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे अपने लेक्चर में। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बाय द एडिशन, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, बाय एडिशन, जैसे सिग्मा वो ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टी टेम्परेचर होता है, आपको ये बात भी पता होना चाहिए। और ओवरऑल हीट टेम्परेचर कोफिशिएंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जैसे कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में आपको चारों प्रोसेस पता होनी चाहिए। ऑटो साइकिल, ये जितनी प्रोसेस है, जितनी ये प्रोसेस दी हुई है, ये समझ लीजिए आपकी रील है। अगर ये आपको प्रोसेस अच्छा आती है तो इसका मतलब आपका थर्मल पे बहुत अच्छा कमांड है। इसमें प्रोसेस नहीं दिखाई गई है रैंकाइन साइकिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ना होगा। इसमें वो गिवन नहीं है, लेकिन रैंकाइन साइकिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, इनके बेसिक अलग अलग मतलब प्रोसेस हैं इसके अंदर, जो मैं अपने लेक्चर में पूरे आपको कवर करूँगा, एक एक चीज़ को कवर करूँगा। और पेट्रोल इंजन से भी रिलेटेड है कि ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की रेटिंग को बताता है, सीटेन नंबर डीजल की रेटिंग को बताता है। ये भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, रिलेशन आपको बताता हूँ जो। और सिस्टम ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है आपको पता है, आईसी इंजन दो टाइप के होते हैं, तो पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन, इसके बारे में कुछ बेसिक परफॉर्मेंस होती है। इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, ये आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। एयर कंप्रेसर एंड देयर, देखिए है ये जो एयर कंप्रेसर देयर साइकिल, यही यहीं पर रैंकाइन साइकिल आती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, क्योंकि यहाँ पर एयर कंप्रेसर और देयर साइकिल्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल और रिवर्स रैंकाइन साइकिल भी यहाँ पे आएगी। वेपर कंप्रेशन साइकिल भी आपको पढ़नी है, इसमें टोटल मेंशन नहीं है सिलेबस में सब कुछ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी होगी, क्योंकि इसमें आपको वो चीज़ नहीं गिवन है, लेकिन वो आप पढ़ के जाना, क्योंकि वो आपके लिए एज देंगी इन सारे टॉपिक्स में, इन सब टॉपिक्स में आपको फ़ायदा देंगी। और तो हाँ दोस्तों, फिर यहीं पर मैंने अपना पूरा काफ़ी लंबा जो था यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मेरे संग जो आगे मैं अपनी वीडियोज़ डालूँगा उसे आप देखेंगे, और एक बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे। और मैं एक एक करके सारे जो लेक्चर्स हैं, सारे लेक्चर बहुत जल्दी डालूंगा, कि आपके पास टाइम कम है। मेरा मोटिव यही रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी आपको ये सारा चीज़ें, टॉपिक की थ्योरी और न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड कंप्लीट करा देगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी पेपर से पहले अपना ये सब कुछ तैयार कर लेते हैं। आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद।